वह लगभग 625 मतलब 625 डेज के बाद नेपाल बैटर की तरफ से शतक आया है, और वो शतक आया है कप्तान रोहित पौडेल की तरफ से। पिछले कुछ दिन से ये लगातार चल रहा था, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो जब ये सीरीज शुरू हुई थी, जब ओडीआई के बारे में बात हुई थी वेस्ट इंडीज को हराने के बाद, जब हम आगे बढ़े थे, तो मैंने एक चीज मेंशन की थी कि यार अब सेंचुरीज चाहिए, अब शतक चाहिए, क्योंकि ये 30 40 50 60 ठीक है, आपको दिखता है कि प्लेयर रन स्कोर कर रहा है, लेकिन सेंचुरी पूरी कहानी बदल देती है। और इतने टाइम से, जो पिछले लगभग 2 साल से एक भी शतक नहीं आया था नेपाल के बैटर की तरफ से। सो यस, ये जो एक 625 डेज के बाद एक शतक आया, 109 रन की जो पारी आई है 130 बॉल में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे बताओ, आप में से बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि यार रोहित पौडेल को कप्तानी से हटा दो। अब आप मुझे, हाँ आई अंडरस्टैंड, T20 को लेकर के चीज़ें हैं, T20 को लेकर के मैंने खुद भी बातें की हैं कि बहुत सारी जगहों पर रोहित को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन आप खुद देखो कि पिछले मैच में 19 बॉल पर 2 रन मैंने बात करी थी, लेकिन आई टोल्ड यू गाइस कि यार ही इज़ दैट वन ओडीआई प्लेयर जिसकी नेपाल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज एक दो मैच में अगर पारी ऐसी आती है, आप निकालने, क्रिटिसाइज करो, रिप्लेस मत करो। आप एक मैच में, अब आज देखो, जस्ट टेल मी अबाउट इट नाउ, रोहित पौडेल आज ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, आप सोचो जितने लोग डगआउट में बैठे हैं सबको ये सेंचुरी मोटिवेट करती है। आज रोहित पौडेल के पास जो ये शतक आया है, ये पारस खड़का के बाद ही इज द ओनली वन जिसने घर से बाहर, टीयू स्टेडियम से बाहर आकर के शतक लगाया है, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे शतक लगाया है। इससे पहले जब आईसीसी एकेडमी में शतक लगा था, वो पारस दाई ने लगाया था। पारस दाई का वो पहला ओडीआई टर्न था, और यहाँ पर आकर के रोहित पौडेल ने उसी चीज़ को कंटिन्यू करा है। सो आज रोहित की पारी वो, यस शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, गर्मी है, हीट को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, भागने वागने में थोड़ा, मतलब वो दिख शुरू की 30 बॉल में कम रन आए थे, 13-14 ऐसे कुछ रन आए थे, कम रन आए थे, बट उसके बाद थोड़ा सा वहाँ से उन्होंने पेसअप करा, वहाँ से रन करने शुरू करे। वरना शुरू में लगा कि यार यहाँ भी मामला जो है वो वैसे ही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बॉल डॉट हो रही है, बट देन ही मस्ट हैव रियलाइज कि नहीं यार, इस तरह से नहीं चल पाएगा, थोड़ा तो आपको पेसअप करना पड़ेगा, थोड़ी बाउंड्रीज के थ्रू, थोड़े सिंगल्स डबल्स के थ्रू वो करना पड़ेगा, और फिर इवेंचुअली धीरे धीरे करके रन जो है वो काफ़ी हद तक जो उनके बैट से आने शुरू हुए। येस, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं, बट ये रोहित पौडेल की जो पारी है, रिजल्ट जो भी होगा, देखो अभी पूरी इनिंग खत्म होने में टाइम है, रिजल्ट जो भी होगा, आई नो कि 233 बहुत बड़ा टोटल नहीं है, अगर ये थोड़ा सा और आगे जा सकते थे तो बेहतर होता, और किसी बैटर की तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिलता तो बेहतर होता। जैसे आसिफ अच्छे टच में दिख रहे हैं, बट देन वो गेट सेट एंड गो, वो आते हैं, सेट होते हैं, और फिर वो चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आसिफ को लेकर के, आसिफ को समझना पड़ेगा कि यार आपको अगर बड़ा प्लेयर बनना है, थोड़ी सी पारी को बड़ा करना पड़ेगा। ये 30-35 की पारी अच्छी, आपको 30-35 की पारी टीम में रखेगी, आपको टीम से नहीं निकाला जाएगा, बिकॉज आप रन लगातार कर रहे हो, लेकिन आपको टीम में नहीं रहना, आपको टीम को जिताना है, और उसके लिए यू नीड पारी जैसे 60s 70s सेंचुरीज, ऐसी पारी चाहिए। और उसके साथ साथ कुशल बुटेल देखो ओडीआई में हमें ये कुछ, देखो कुशल बुटेल का आपने अगर एक शॉट देखा होगा, बॉल काफ़ी वाइड जा रही थी ऑफ की तरफ, उन्होंने उसको मारने की कोशिश करी, टॉपेज लगा, थर्ड वन की तरफ गई, थोड़ा सा उनके आउट होने जस्ट पहले थोड़ा सा फील्डर के पहले बॉल आकर ही गिर गई, बच गए वो। सो उनको ये भी समझना पड़ेगा भाई, बाहर की बॉल, अंदर की बॉल, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, बिकॉज जब आप फॉर्म में रहते हो ना, तो आप कहीं की बॉल टच कर दो, कुछ नहीं होता, वो आपका दिन चल रहा होता है और आपका बैट सही फ्लो में जा रहा होता है। लेकिन जब आपका दिन खराब रहता है, नहीं चल रहा होता है, तो बैट कितना अच्छा फ्लो में चलाओ, टॉपेज लग ही जाता है और आउट हो ही जाते हो, और कुछ ना कुछ 19-20 हो जाता है। सो कुशल बुटेल को समझना पड़ेगा कि ऊपर उनका हर बार आकर के आप अगर 7 मैच फ्लॉप हो, एक मैच में आकर रन कर दो, वो वाला कुशल बुटेल नहीं चाहिए। वो वाला कुशल बुटेल चाहिए जो कम से कम 25 30 40 बॉल खेले, जैसे अभिषेक शर्मा है। अगर आप T20 की बात करो, टीम इंडिया की बात करो, तो अभिषेक शर्मा को लेकर के इंडियन फैंस एक ही बात कहते हैं, यार ये ना पावर प्ले खेल जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये 50 मारे, 40 मारे, 30 मारे, 60 मारे, ये पावर प्ले खेल जाए, पावर प्ले बाद आउट हो जाए। अगर लंबा खेलना है तो बहुत सी बात है। सो एक सेट हो गया कि भाई अभिषेक शर्मा जो है पावर प्ले खेल जाएगा तो इंडिया को अच्छा स्कोर मिल जाएगा। सो कुशल बुटेल को ऐसा करना पड़ेगा ओडीआई स्ट्रक्चर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभिषेक और कुशल में कोई कंपैरिजन है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक उनको लेकर चलना पड़ेगा कि उनका गेम प्लान क्या है, उनको लेकर कैसे चलना है, और अगर उनको अटैकिंग इंटेंट से लेकर चलना है तो फिर भाई अटैकिंग इंटेंट का थोड़ा सा हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। वरना अगर आप अगर आपको लग रहा है कि अटैकिंग इंटेंट काम नहीं कर रहा ओडीआईज में, देन यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग सिंगल्स एंड डबल्स, और फिर लूज बॉल में बाउंड्री मार के थोड़ा सेट हो जाओ, उसके बाद जाकर के उस इंटेंट को निकालो। सो यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, क्योंकि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसे ही दूसरा एनपीएल होगा, उसके बाद जैसे ही आगे और एनपीएल होंगे, जैसे ही प्लेयर्स मिलेंगे, फिर आपका ऑप्शन इतने सारे आ जाएंगे कि आपको इतनी गलतियों का चांस नहीं मिलेगा जितना चांस अभी मिल रहा है। सेम फॉर आरएफ भी देखो आ रहे हैं, सेट हो रहे हैं, इज लुकिंग गुड, इज प्लेइंग गुड, और फिर वहां पर कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट सा हो रहा है
जहां पर वो आउट होकर के चले जा रहे हैं। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर आई एम वेरी श्योर कि बैटर्स ने ध्यान दिया होगा। अच्छा, दीपेंद्र सिंह ऐरी जो कि रन आउट्स करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड आज सोमपाल कामी ने भी बनाया, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दीपेंद्र सिंह ऐरी आज 8th टाइम रन आउट हुए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी बैटर के थ्रू। वो डक पर भी 8 बार जा चुके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। और इधर वो एज अ नेपाल बैटर सबसे ज़्यादा बार रन आउट जो हुए हैं वो दीपेंद्र सिंह ऐरी हुए हैं। सोचो, वो रन आउट करते हैं लेकिन वो खुद भी उसी का शिकार होते जा रहे हैं। सो रनिंग बिटवीन द विकेट कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी जो है वो काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, और वहाँ पर आपकी ही विकेट जो है वो वहाँ से उड़ जाती है। सो यस, वहाँ पर उनको कुछ करना पड़ेगा, बट स्टार्टेड स्कोरिंग रन। ये अच्छी बात है कि थोड़े रन आ रहे हैं, बट जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। मतलब आप लीग 2 खेल रहे हो, आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, आप आगे जाने की बात कर रहे हो, तो भाई आपको थोड़े से रन और ज़्यादा करने पड़ेंगे, स्कोर करना पड़ेगा। वहीं जैसा मैंने आपको बताया अबाउट सोमपाल कामी आज हिट विकेट हो गया। ही इज़ दी फर्स्ट नेपाली जो ओडीआई में हिट विकेट हुए हैं। सो कुछ ऐसे अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स बने, जैसे गुलशन फटाफट आए, आउट होकर चले गए, तो वहाँ पर वो मतलब कुछ अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स बने जिसने थोड़ा सा नेपाल को बैकफुट पर डाल दिया। गुलशन का वो जो आउट डिसमिसल था वो भी बैकफुट पर आ गया, बिकॉज बैक टू बैक जल्दी विकेट आ गई। जो स्कोर कहीं ना कहीं 250 के ऊपर जा सकता था वो 230s में आकर के रुक गया। तो जस्ट वन थिंग फॉर दी नेपाल बैटर्स खास करके, कि आई एम वेरी श्योर कि आज जो रोहित पौडेल की इनिंग आई है उसको देखकर आप भी इंस्पायर हुए होगे कि यार खड़े रहकर लंबा खेला जा सकता है। और जैसा मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि यार अब शतक चाहिए, अब सेंचुरी चाहिए। किसकी तरफ से आएगी वो नहीं पता, लेकिन सेंचुरी चाहिए, और अब फाइनली सेंचुरी आ गई और दूसरे मैच में ही आ गई। तो रोहित, मैंने पहले भी कहा आई रियली वांट रोहित इन द टीम, और मुझे पता है बहुत लोग रोहित को लेकर के बहुत सारी बातें और बहुत सारा मजाक और बहुत सारी चीज़ें, उनकी लर्निंग वाला जो मजाक है वो आज तक चलता रहता है। बट आई हैव सीन हिम प्लेइंग, और मुझे लगता है कि हाँ, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं ओडीआईज की बात करूँ, जो भी बातें मैं कह रहा हूँ वो ओडीआई के फॉर्मेट में कह रहा हूँ कि ही इज़ दैट वन गाई जो आपको टीम में चाहिए, और आप इसको सपोर्ट करो, बैक करो। ऑब्वियसली आपका कैप्टन है तो आप सपोर्ट करो, बैक करो। आई एम टेलिंग यू, ही कैन टेक यू प्लेसेस जहाँ पर नेपाल टीम रह करके अच्छा फील करेगी। T20 में थोड़ा सा उनको काम करने की जरूरत है, बिकॉज T20 में आप, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, आपने 30 बॉल ली, उसके बाद जाकर के आपने थोड़ा पेसअप करा। T20 में आपको 30 बॉल नहीं मिलती है। T20 में 30 बॉल में कहानी खत्म हो जाती है, यहाँ 30 बॉल में कहानी शुरू हो रही है। सो इसमें थोड़ा सा आई थिंक रोहित पौडेल को थोड़ा सा T20 वाले फॉर्मेट में काम करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कॉन्ट्रीब्यूशन, एक आध दो और बड़ी पारी दूसरे प्लेयर की तरफ से इस पूरे मैच को अच्छा कर सकती थी। अब देखना बस ये है कि क्या यहाँ से हम इस मैच को आखिर ओवर्स तक जाते हुए देखेंगे। अगर आखिर ओवर्स तक जाते हुए देखेंगे तो क्या हम डेथ ओवर्स में फिर वही कमजोरियां देखेंगे? क्या हम एक बार फिर से यही कहेंगे कि यार नंदन होते तो बेहतर होता? या स्टुअर्ट लॉ भी नंदन को शॉर्ट फॉर्मेट पर ही रखना चाह रहे हैं, बड़े फॉर्मेट में अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रहे? बिकॉज अगर आपने सुना होगा एंड्रू लिनार्ड का इंटरव्यू, जो मैंने उनसे बात की थी, जो कि आपको इसी एक दो वीडियो पहले मिल जाएगा, वहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी कि स्टुअर्ट लॉ ने करण केसी, खास करके फास्ट बॉलिंग यूनिट के बारे में, कि करण केसी और सोमपाल को वो काफ़ी बैक करते हैं और वो बिलीव करते हैं कि ये मैच विनर्स हैं नेपाल के लिए। उन पर प्रेशर भी बनाया गया था इनमें से एक प्लेयर को। आप देख लो जाकर के इंटरव्यू, उनकी ज़बानी खुद के किस तरह से उन्होंने बताया है कि उन्होंने बैक किया इन प्लेयर्स को, और फिर चीज़ें जो है वो नेपाल के लिए बेहतर हुई, बिकॉज उन्होंने मैचेस भी आगे जाकर जिताए थे। तो खैर, अब देखना ये है कि क्या बॉलर्स इसका जवाब लेकर आते हैं, क्या जल्दी विकेट लेकर के यूएई को बैकफुट पर डालते हैं, या फिर एक बार फिर से जो पिछले मैच में हुआ वही यहाँ पर रिपीट होगा। और वो जो 2 पॉइंट जो बहुत क्रूशल हैं खास करके नेपाल के लिए, बिकॉज नेपाल को ऊपर चढ़ना है, बहुत नीचे है वो, क्या वो मिल पाएगा या खो जाएगा? खैर, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट रोहित पौडेल्स इनिंग, मुझे ज़रूर बताएं। और व्हाट डू यू थिंक, क्या नेपाल आज इस मैच को डिफेंड कर पाएगा, इस पारी को, इस स्कोर को डिफेंड कर पाएगा? मुझे कमेंट्स में बताएं। यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।